इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन प्राणी, भाग नंबर 4, जिसमें हम जानवरों के बारे में पढ़ेंगे, जंगलों के प्राणी के बारे में। जिसमें जानते हैं वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्तियों में भी धनी है। जिस तरह वनस्पति हमारे तरफ घना है, बहुत ज्यादा है, वनस्पति के मामले में भी भारत बहुत अमीर है, धनी है, रिच है। तो उसी प्रकार जंगलों के जानवर प्राणियों के संपत्ति में भी भारत धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती है। भारत में 90,000 प्रकार का जीव है। देश में लगभग 2000 से अधिक, याद रखना 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, उसके पहले मैं आपको ये औषधीय पादप बता देता हूं। भारतीय प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। भारत आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है, मतलब 2000 पदों का, उसमें पौधों का वर्णन किया गया है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते हैं, मतलब हमेशा वो इस्तेमाल में आते हैं। विश्व संरक्षण संघ, जो पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया, उसने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिसमें से 52 पादप की संकटग्रस्त है। 52 पादप उसमें से है वो अति संकटग्रस्त है, मतलब वो खत्म होने के कगार पे है। अति संकटग्रस्त का मतलब होता है कि वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अति संकटग्रस्त वाले पादप और वनस्पति को थोड़ा संभाल कर रखना पड़ता है। और 49 पादपों को विनिष्ट होने का खतरा है। विनिष्ट मतलब खत्म होने का खतरा है 49 को। ठीक है, भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ नियमित पादप हैं, जिसमें से सर्पगंधा, ये मैं धीरे धीरे बताता हूं। सर्पगंधा ये रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है, हृदय रोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। कौन? सर्पगंधा। उसके नीचे है जामुन। जामुन फल है एक तरह से, अगर उसके बीए को अगर हम पीस कर खाते हैं तो हमारा बहुत सारा डायबिटीज खत्म हो जाए। देखो, पके हुए फल से, जामुन के पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सिरका बनाया जाता है, जो कि वायुसारी और मूलवर्धक है। वायुसारी जो हम लोग ब्राम ब्रूम गैस छोड़ते हैं, पादते हैं, तो उसके लिए ठीक है, ये खाओ, पादने की बीमारी खत्म। और मूलवर्धक है, इसमें मूत्रवर्धक, पेशाब में जलन वगैरह बीमारी खत्म हो जाता है। और इनमें पाचन शक्ति के गुण भी हैं, खाना को पचाता भी अच्छा है। बीज का बनाया हुआ पाउडर, जो उसके बीज बच जाते हैं, उसको सुखाओ, उसका पाउडर बनाओ। पाउडर मधुमेह, मतलब जिसको डायबिटीज बोलते हैं, मधुमेह क्या हो जाएगा? शुगर का बीमारी, तो शुगर वाले रोगों में सहायता करता है। अब है अर्जुन का वृक्ष होता है, ऐसे भी देखने को मिल जाता है। ये ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस, अर्जुन के ताजे पत्ते का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। अब देखो, ये कान के दर्द को खत्म कर देगा और हृदय रोग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके नीचे है बबूल। बबूल का पेड़ तो सब कोई देखे हो ना, बाबुल। अब इसका फूल नहीं होता है, केवल इसमें फल होता है। इसके पत्ते आंख की, देखो बाबुल का जो पेड़ है, इसके पत्ते आंख की फुंसी के लिए लाभदायक है। इसके प्रातः गोंद का प्रयोग, इसमें जब पत्ती तोड़ोगे ना बबूल का, तो उसमें से एक दूध निकलता है उजला कलर का, मतलब लिक्विड निकलता है, तो उसका प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। उसका जब उस गोंद का इस्तेमाल आप रोज खाओ तो आपकी शक्ति होती है, शारीरिक शक्ति वो बढ़ जाती है। नीम जैव और
जीवाणु प्रतिरोधक है। इसमें है नीम का पत्ता का घोल लगा कर पी लो, मतलब उसको पीस कर पानी डाल के पी लो, बहुत अच्छा। नीम का दातुन भी होता है, बहुत अच्छा। नीम का लकड़ी भी अच्छा होता है, यह भी अच्छा है। अगर घाव हो जाए तो उस पर छापा भी जाता है, कहीं कट फट गया तो उसके लिए भी नीम पीस को उस पर डाला जाता है, जल्दी सूख जाता है, जो प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, जीवाणु प्रतिरोधक। फिर है तुलसी। तुलसी का इस्तेमाल हम लोग पूजा करने के लिए करते हैं। वैसे तुलसी का सर्वनाश हिंदुस्तान से नहीं हो सकता है, ये मान लो आप। जुखाम, जुखाम मतलब सर्दी खांसी, सर्दी खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। तुलसी का जो रस होता है, अगर रस को, तुलसी का रस छोड़ो ना, चाय में तुलसी जी का पत्ता डाल के पी लो, जुखाम खांसी खत्म। अब उसका है कचनार। कचनार एक पौधा है, वह भी आप नहीं देखे होंगे, अधिकतर देखने को ये नहीं मिलता है। अब देखो कचनार, फोड़ा जिसको बोलते हैं अल्सार, हाथ पैर में फोड़ा होता है ना कभी कभी, चाहे जल जाता है तभी फोड़ा होता है, वह दम्मा रोग, दम्मा टीबी वाला बीमारी, तो दम्मा रोग के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़, मतलब इस पौधे की जड़ और काली पाचन, काली पाचन एक पहले आता था, काली पाचन शक्ति में सहायता करती है। काली पाचन वो खाना पचाने वाले में भी सहायता करती है। कचनार का चूरन भी बनता है, बहुत अच्छा लगता है, जबरदस्त। अपने क्षेत्रों के औषधीय पादपों की पहचान करो। कौन से पौधे औषधि के लिए प्रयोग होते हैं और उस स्थान के लोग उनका कौन सी बीमारियों के लिए प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक परिस्थितिक तंत्र मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या यह संभव है कि प्राकृतिक पर्यावरण का निरंतर होता जा रहा विनाश रोका जा सकता है। ये जो प्राकृतिक का हम लोग विनाश कर रहा है, इंसान मनुष्य विनाश करते जा रहा है, उसको रोका जा सकता है। उस पर आप अपने क्लास में चर्चा करो, दोस्तों में चर्चा करो, घरों में चर्चा करो, परिवारों में बात करो, खूब बात करो। क्रियाकलाप, क्या आप चित्र देखकर, ये जो पीछे चित्र दिख रहा है, चित्र देखकर बता सकते हैं कि यह किस प्रकार का वन है। मैंने बताया ना उस समय, शीतोष्ण वन इसको बोलते हैं। इस चित्र में आप कितने प्रकार के वृक्षों को पहचान सकते हैं। अब देखकर तो नहीं पहचाना जा सकता है, लेकिन सामने रहकर पहचाना जा सकता है। 4 प्रकार का वृक्ष होता है पहाड़ी एरिया में। कितना? 4 प्रकार का। औषधि करीबन 10,000 प्रकार का औषधि होता है इस पहाड़ी वाले इलाके में। अपने क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति तथा इस वनस्पति में आप किस प्रकार की समानता असमानता पाते हैं, जिसके बारे में आप क्लास में चाहे घर में चर्चा कर सकते हैं, डाटा भी बना सकते हैं। यह कुल, ऊपर तो हम लोग पढ़े थे पक्षियों की जनसंख्या कितनी है, प्रजातियां कितनी है, देख लो। जानवरों की 90,000, देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षी, जो चिड़िया होती है, चिड़ियों की प्रजाति है। यह कुल विश्व का 13% है। चिड़िया का प्रजाति 13% केवल हिंदुस्तान से है। यहाँ मछलियों की 2,546 प्रजातियां हैं, जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। देखो, अभ्याचारी जो केवल चर चार का काम करते हैं, अपने टुकड़े से अपने, मतलब यहाँ पर हो जाएगा। स्तनधारी जो दूध पिला सकता है। सरीसृप, सरीसृप में क्या हो जाएगा? सरीसृप और उभयचरी, इसमें से एक अंडा देने वाला हो जाता है और एक होता है कि उसको काट देने के बाद 2 जानवर हो जाएंगे, फिर उसको काट दो, फिर अलग अलग जानवर हो जाएंगे। इस तरह अमीबा है। अमीबा को अब जितना प्रकार में काटोगे उतना प्रकार में अपना बढ़ते जाता है। बायोलॉजी पढ़ाएंगे ना, उसमें जरूर बताएंगे, ठीक है। ऊपर देखते हैं, स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा अर्ध वनों में पाया जाता है। गर्मी वाले और थोड़ा सा नॉर्मल जो कंडीशन का जो जंगल होता है उसमें पाया जाता है, जो ऐसे असम, कर्नाटक और केरल में ही मिलता है हिंदुस्तान के। एक सींग वाला गेंडा,
आप सब जानते हैं, तो एक सींग वाले गेंडे के भी बारे में जान लें। तो एक सींग वाला गेंडा अन्य जानवर है जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदलीय क्षेत्रों में रहता है। कच्छ आपको पड़ जाता है गुजरात का एक भाग है कच्छ, वो जगह है, वहां से बहुत ज्यादा डेवलप एरिया होता है कच्छ। वहां पर जंगल भी है। कच्छ में वहां पर रन जंगल है। रन तथा थार मरुस्थल में रन और थार, एक तरफ रेगिस्तान है तो एक तरफ जंगल है। तो रन में क्या रहते हैं बाकी सब जानवर, मतलब रेगिस्तान वाले इलाके में इधर ऊंट रहता है। वैसे बाकी सब घूमते रहते हैं, लेकिन अपने अपने इलाके में रात को मिल जाते हैं। तो कच्छ के रन तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। जंगली गधा, ऊंट, घोड़ा आपको मिल जाएगा रेगिस्तान में, और बाकी सब रन वाले क्षेत्र में। भारतीय भैंसा नीलगाय, जिसको लीलगाय भी बोला जाता है, नीलगाय को लीलगाय बोला जाता है। चौसिंघा, छोटा मृग मतलब छोटा हिरन, जिसको बोलते हैं जैजल, तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन, बहुत सारे हिरन में बहुत ज्यादा प्रजाति होती है। तब प्रजातियों वाले हिरन आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों के भी अनेकों प्रजातियां पाई जाती है। सही बात है, यहाँ पर बंदर के भी अनेकों प्रजाति है, कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम ये 1972 में लागू कर दिया गया था। भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। बाकी जगह पर नहीं पाए जाते हैं, एक ही होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो एक नहीं, पहला नहीं होगा। तो भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल कहां पर मिलते हैं शेर? ये देखो, ये जो लाल वाला है वन प्राणी अभयारण्य, यहाँ पर जंगल है, ठीक है। ये लाल वाला जितना है ये आपको जंगल है, दिख गया, बाहर से घेर दिया गया है लेकिन जंगल है, जो चिड़ियाघर के नाम से भी जाने जाते हैं। इस चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जा सकता है। और पक्षी अभयारण्य, यहाँ जितने भी आपको इस स्टार कलर के दिख रहे हैं वहां जंगलों में पक्षी ज्यादा रहता है। नीचे से आप देख सकते हो पक्षी आपको है, भारत के कुछ एरिया में पक्षी मिलता है, जैसे में रंगा डेतु और वेदांत थंगल, उधर ही चिड़िया होती है सबसे ज्यादा। और नेशनल पार्क देखो आपको कहाँ मिलेगा, जितना भी ये गुलाबी कलर का दिख रहा है ऐसा, ये सब नेशनल पार्क है। भारत में नेशनल पार्क की संख्या बहुत ज्यादा है। अरे कश्मीर में भी है, जिसको बोलते हैं दाची गाम। तो मैं बता दूं नाम, दाची गाम, राजा जी के बाद कॉर्बेट, दुधवा के बाद है केवला देव घना, और से है रणथंभौर, भौर, शिवपुर, राजगीर, ये पहाड़ी एरिया भी आता है इसमें। नेशनल पार्क तो है लेकिन ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये सब घेर दिया गया है, उसमें कोई भी इंटर नहीं कर सकता है जानवरों को मारने के लिए। तो गुजरात में गिर जंगल है। गुजरात में कौन जंगल है? गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वन, पश्चिमी बंगाल के सुंदर वन डेल्टा तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश के जंगलों में, उसके बाद से झारखंड के कुछ जंगलों में मिलता है, जो जंगल पूरा पहाड़ी एरिया वाला होता है। इसीलिए मैं पहाड़ पर नहीं गया क्योंकि उस पर शेर था। पश्चिमी बंगाल के सुंदर वन डेल्टा जो है वहां मिल जाएगा शेर, बाघ भी, और हिमालय के क्षेत्रों में भी बाघ मिलता है, बर्फीला शेर, बर्फीला बाघ। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। बिल्ली जाति में ही तेंदुआ होता है। यह शिकारी जानवरों में मुख्य है, यह शिकार करने में सबसे ज्यादा तेज रहता है। हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं। जो हिमालय में मिलते हैं वे बहुत ज्यादा जलवायु को सहन कर सकते हैं, जो अत्यधिक ठंडे में भी
बहुत ज्यादा ठंडा होने के बाद भी जीवित रहते हैं। लद्दाख में बर्फीली ऊंचाइयों में, लद्दाख क्षेत्र में जो बर्फीला ऊंचाई है, पहाड़ियां हैं, पहाड़ है, उसमें याक पाए जाते हैं। याक का नाम सुने हो ना? याक पाए जाते हैं जो गुच्छेदार सिंघों वाला बैल जैसा जीव है। वो एकदम गुच्छेदार बैलों जैसा, गुच्छेदार सिंह होता है ना, एकदम गुच्छा वाला, वैसे बैल जो दिखता है उसके जैसा ही वो जीव दिखते हैं, जिसका भार लगभग 1 टन होता है, मतलब 100 किलो के बराबर, और 100 किलो से थोड़ा सा बेसी हो सकता है। तिब्बतीय बारहसिंगा, तिब्बत के क्षेत्र में बारहसिंगा होते हैं। तो तिब्बतीय बारहसिंगा भारल, जिसको बोलते हैं नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग। तिब्बतीय जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पंडा भी कुछ भागों में मिल जाते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं? हिमालय में मिलते हैं। हिमालय में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा वाला जंगल है ना, वहां पे। अब देखते हैं, नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। और नदी में, यहाँ पर मिले, नदी और समुद्र के क्षेत्र में कछुआ मिलता है, बड़ा बड़ा कछुआ। मगरमच्छ भी मिलता है। मगरमच्छ हमेशा मुंह खोल कर रखता है और उसका मुंह छोटा होता है। ठीक है। अब आते हैं घड़ियाल। मगरमच्छ और घड़ियाल दिखने में एक जैसा होता है, लेकिन घड़ियाल का मुंह जरा बड़ा होता है और अपना मुंह दांत को बंद करके रखता है। ठीक है। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है, क्या है? एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। घड़ियाल कहीं और नहीं होता है, हिंदुस्तान के अलावा, भारत के अलावा घड़ियाल कहीं दूसरे जगह पर नहीं होता है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें घड़ियाल होता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। भारत में अलग अलग प्रकार के पक्षी भी हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर, कौवा, मैनी, गौरैया आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा अर्ध क्षेत्रों में रहती हैं। देश के जंगलों और बाकी सब स्थानीय इलाकों में रहते हैं। मोर भी है उसमें, उसको क्यों छोड़ दें? राष्ट्रीय पक्षी जो ठहरा वो अपना। अब देखो, हमने अपनी फसलें जैव विविधता पर्यावरण से चुनी हैं। हम लोग जो फसल का इस्तेमाल करते हैं वे एक जैव विविधता पर्यावरण से हम लोग लिए हैं, यानी खाने योग्य पौधे के नीचे से। किससे? खाने योग्य पौधे से। हमने बहुत से औषधि पादपों का, हम लोग बहुत सारे औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। हम लोग बहुत ज्यादा वैसे पादपों का इस्तेमाल कर देते हैं, वृक्षों और फूलों का और वनस्पतियों का इस्तेमाल खाने में कर देते हैं। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। और दूध देने वाले पशु जो होते हैं प्रकृति द्वारा बहुत सारे जानवरों में दिए गए हैं। बहुत सारा जानवर दूध दे सकता है। क्या देता है? दूध। हाथी भी दूध देती है, घोड़ा भी दूध देता है, गाय भी दूध देती है, बहुत सारे जानवर भी दूध देते हैं, ऊंट भी दूध देता है। लेकिन पक्षी केवल अंडा देता है, मुर्गी अंडा देती है। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। देखो, जानवर का इस्तेमाल बोझा ढोने और खेती बाड़ी के काम में करते हैं। पहले बैल का इस्तेमाल खेत जोतने के लिए किया जाता था। किसमें? खेत जोतने के लिए। इनसे मांस, ये देखो, गवर्नमेंट ऑफ सेव वल्चर्स टैक्ट। वल्चर मतलब गिद्ध। गिद्ध को बचाने के लिए अधिनियम जारी हुआ था। अधिनियम ऑल नॉट लॉस्ट टाइगर ए लिव इन कुनो। टाइगर के बचाने के लिए भी यहाँ पर बहुत सारा मुहिम चलाया गया था, गिद्ध और टाइगर को बचाने के लिए। पहले हर क्षेत्र में गिद्ध दिख जाएगा, लेकिन आज गिद्ध नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? मर गए ना सब। पहले लाश को फेंक दिया जाता था, वो लाश खाते थे, जानवर खाते थे, लेकिन अब सब जानवर पॉइजन वाले होते हैं। इसलिए ये लोग बहुत कम क्षेत्र में अभी भी हैं।
बिहार के बहुत सारे इलाके में है, उत्तर प्रदेश के इलाके में, मध्य प्रदेश के इलाके में भी अभी हैं। इनमें मांस, वो छोड़ो, ये देखो आप, मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं और इन लोगों से मांस और अंडा भी प्राप्त होता है। ये आप देख सकते हो प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी क्या होता है? जो मौसम बदलने की वजह से एक दूसरे स्थान पर, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। एक जगह रहेंगे फिर दूसरे जगह पर चले जाएंगे मौसम के परिवर्तन की वजह से। भारत के कुछ दलदलीय भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरिया सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रन जंगल है। कच्छ में रन में रहते हैं, जिस स्थान पर मरुभूमि मतलब रेगिस्तान, मरुभूमि समुद्र से मिलती है। रेगिस्तान जाकर समुद्र से मिल जाता है। वहां लाल सुंदर कालिंग वाली फ्लेमिंगोए हजारों की संख्या में आती हैं। ये एक जानवर पक्षी का नाम है जिसको बोलते हैं फ्लेमिंगोए। ये हजारों की संख्या में आती हैं और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर, मतलब कीचड़ का ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती है। कीचड़ का ढेर बनाकर घोंसला बनाती है और बच्चों को पालती है। देश के अनेकों दार्शनिक दृश्य जहां पर देखा जा सकता है, जैसे म्यूजियम जैसा, म्यूजियम को बोलते हैं दार्शनिक जगह। तो दार्शनिक दृश्यों में से यह भी एक है जो वो घोंसला बनाते हैं। क्या यह हमारी कीमती धरोहर नहीं है? ये जो पक्षी है ये हमारी कीमती धरोहर नहीं है? इसके बारे में आप बताओ। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत सारे कीड़े मकोड़े फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं। मतलब वृक्ष और फलों को बढ़ाने में, फसलों को बढ़ाने में ये कीड़े मकोड़े भी काम करते हैं और काम भी आते हैं। धान के खेत में आप डाल दो क्या चीज? धान के खेत में केकड़ा छोड़ दो, ऐठा छोड़ दो, वो आपके धान को खेत का सेव कर देगा, सारे कीचड़ का खा जाएगा। मतलब कीचड़ में जितने कीड़े मकोड़े रहते हैं सब खा जाएगा। यही तो नियम है उन लोगों का, खाना। हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। मतलब ये हजारों कीड़ों पर, हानिकारक जो कीड़े होते हैं उस पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक जाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है। हर जाति का अलग अलग काम है, हर लोगों का अलग अलग काम होता है, हर जानवरों का, कीड़े मकोड़ों का अलग अलग काम है। अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है, उनको बचाना जरूरी है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया। मतलब ये पर्यावरण का जो तंत्र है वो बिगड़ गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में है और 1300 पादप प्रजातियां जो है वो संकट में अभी चल रही हैं, जो विनिष्ट, जिसका अंत होने के कगार पर है। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। और इसके वजह से असंतुलन क्यों हुआ? लालची व्यापारियों की वजह से, जो अपने पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्टों तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई परिस्थिति तंत्र के असंतुलन का कारण है। किसके कारण? ज्यादा रसायन बन रहे हैं उसके वजह से, औद्योगिकी मतलब फैक्ट्रियां लग रही हैं उसके वजह से, और तेजाब का जमाव किया जा रहा है उसके वजह से प्रदूषण फैल रहा है, जिसके वजह से विदेशी जातियों का प्रवेश रुक गया है। कृषि और हमारे निवास क्षेत्र में, रहने वाले क्षेत्रों में अंधाधुंध कटाई चल रही है, जंगलों का सफाया किया जा रहा है, उसके वजह से हमारा पर्यावरण असंतुलन हो गया है, जिसका भरपाया हम सबको करना पड़ेगा, किसी एक को नहीं करना है। अपने देश की पादप और जैव संपत्ति का सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे में
देश में 18 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 10 मैं आपको ऊपर बताता हूं, ठीक है। मतलब बहुत सारे जगहों को संरक्षित किया गया है जिसकी गणना विश्व में जीव मंडल निश्चित में की गई है। अब देखो यहाँ पर देखो, इसमें से 18 जैव मंडल निश्चित किए गए हैं जिसको आरक्षित रखा गया है। उसमें से सुंदरवन, मनार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार जिसको अंडमान निकोबार में आता है, मानस, सिमलीपाल, और एक है दिहांग दिबांग जो आपको मिलेगा नेपाल की तरफ, डिब्रू साइकोवा और अगस्त मलाई, कंचन गुंजा, पंचमढ़ी, फिर से है अचन कमर, अमरकंटक, कच्छ जो गुजरात में है, ठंडा रेगिस्तान जो आपको रेगिस्तान मतलब राजस्थान में है, शेष अचलम में आ जाएगा बीच का भाग, और पन्ना। ये सब 18 आरक्षित क्षेत्र हैं जिसमें जानवरों के लिए रखा गया है। 2 नंबर, सन 1992 से लेकर सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। 3 नंबर, शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा परिस्थिति तंत्र के संतुलन के लिए कई परियोजनाएं बनाई गई है। 4 नंबर, 103 नेशनल पार्क, 535 वन प्राणियों अभयारण्य, 535 प्राणियों को बचाने के लिए कई चिड़ियाघर राष्ट्र के पादप और जीव संपत्ति के रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी को अपनी अति जैविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझाना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंधविश्वास तत्काल समाप्त किया जाए और ये अंध विनाश जो चल रहा है, अंधाधुन परिवर्तन, मतलब पेड़ काटा जा रहा है, सब चीज काटा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, जंगल को खत्म किया जा रहा है, इसको रोका जा सकता है। और जब तक हम लोग नहीं रोकेंगे तब तक पर्यावरण में बदलाव आएगा, परिस्थिति तंत्र बदल जाएगा, प्राकृतिक आपदा आने लगेगी। हम रोक दे तो सब ठीक है, फिर भी आएगा लेकिन क्षति नहीं पहुंचाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, आने दो, सबको झेल लिया जाएगा, ऐसा सब कोई सोच रहा है। लेकिन जंगल तो बचा कर रखना ही होगा हम लोगों को। जंगल, पानी, जानवर, ये 3 चीज तो हमको चाहिए, पक्षी भी। यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है और यहाँ से अभ्यास चालू होता है। रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो रबर किससे बनता है? आप इसको बताओ। सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं? सिनकोना। सिमलीपाल ये कहां पर स्थित है? चलिए आपको अब मानचित्र में मैं बता दूं, वो छोड़ो। संक्षिप्त उत्तर, भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित किया गया है? जैव मंडल निश्चय से क्या अभिप्राय है? कोई 2 उदाहरण दे। कोई 2 वन प्राणियों के नाम बताइए जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय वनस्पति से मिलता है। ये क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व कर लो। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो। क्वेश्चन आंसर पूरा बता दूं क्या? 4 नंबर, भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पति के नाम बताइए और अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति का ब्यौरा दीजिए। भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, उदाहरण सहित कारण दीजिए। 6 नंबर, भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की अवरोध में धनी क्यों है? इसके बारे में बताना है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप इसके बारे में सोचिए और इसका आंसर लिखिए। दिक्कत हो कमेंट में लिखिए, कोई भी दिक्कत हो, पढ़ने में दिक्कत, प्लेलिस्ट खोजने में दिक्कत, कमेंट में आप लिखिए, ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।